हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से। हम राजस्थान 4th ग्रेड एग्ज़ाम जो होने वाला है 19-20-21 सितंबर को, उसके लिए मॉडल पेपर की एक तैयारी कर रहे हैं। और आज का ये हमारा 5वां मॉडल पेपर है। ठीक है, 5 मॉडल पेपर मैं करवा चुका हूँ। वो मॉडल पेपर जो कि अधीनस्थ बोर्ड ने हाल ही में कुछ पेपर पूछे हैं 2024 और 2025 में। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? भूगोल है आपका, भूगोल के क्वेश्चन मिलेंगे। भूगोल के अलावा कला के और संस्कृति के, कला संस्कृति, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर के और इंडियन जो पॉलिटी दे रखी है आपके, पॉलिटी के और राजस्थान पॉलिटी, ठीक है, करंट के, ये सभी सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी के साइंस के भी हैं, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, करंट के भी है, कंप्यूटर के भी है, सारे हैं। सिर्फ मैथ को छोड़ दो और आप इंग्लिश को छोड़ दो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कैल्साइट का भंडार किस स्थान पर पाया जाता है? तो कैल्साइट के भंडार हैं जो सिरोही में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये मैंने PDF तैयार कर रखी है, लगभग 1500 पेज की है, जिसमें मैंने टिक लगा दिया है। ये आपको देने के लिए है। आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, और फिर मैं वहाँ पे ग्रुप में डाल दूँगा आपको। वहाँ से आप इनको एक बार वैसे भी देख लेना जाते टाइम, तो आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो कैल्साइट के भंडार जो है वो राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? सिरोही ज़िले में मिलते हैं कैल्साइट के भंडार। चलिए नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की लाभार्थी हैं। तो इंदिरा गांधी जो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है वो किसको मिलता है? राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में जो स्ट्रीट वेंडर है उनको ये योजना है, और इसमें 50,000 का बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार दूसरे अग्रिम अनुमानों के तहत वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये प्रति व्यक्ति आय पूछ रहा था, वर्तमान यानी प्रचलित मूल्यों पर, कब की? 2023-24 की। इसके अकॉर्डिंग तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, लेकिन अब आपको 2024-25 के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जो कि पूछने की प्रबल संभावना है, और कई बार पूछ भी लिया है किसने? अधीनस्थ बोर्ड ने। तो स्थिर मूल्यों पर पूछे तो 96,638 है, 96,638 ये हमारी स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है। और प्रचलित मूल्यों पर जैसे इसमें पूछ रखा है तो वो है हमारी 1,85,053, 1,85,053। ठीक है, ये प्रचलित मूल्यों पर और ये स्थिर मूल्यों पर, कोई सी भी आए आप करिए आना। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पॉलिटी का है, इंडियन पॉलिटी से, जो कि आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 5, और 5 क्वेश्चन आप ये सारी वीडियो देख जाना, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति जो है हमारे, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो हमारे जो हैं इसको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जो राज्य होता है हमारा, उसकी जो कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो किस में निहित होती है, ये पूछा है। तो कार्यपालिका शक्ति जो है हमारे राज्यपाल में निहित होती है, ना कि आप मुख्यमंत्री करियाना करें, राज्यपाल में ही निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी हमारे राज्यपाल से संबंधित है, और राजस्थान की पॉलिटी में आपके दे रखी, पूछ सकता है। तो मैंने आपको बताया इंडिया पॉलिटी के 5 क्वेश्चन है, और राजस्थान पॉलिटी के पे भी 5 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आपको इन्हीं क्लास से मिल जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक योग्यता या फिर शर्त नहीं है? तो इसमें से कौन सी जो शर्त है वह नहीं है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात सही है, ये शर्त उसके लिए होनी चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तो राज्यपाल बनने के लिए उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी उसकी एक योग्यता में है कि ना तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए और ना ही राज्यसभा का।
और ऑप्शन डी है वह उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की जा रही हो। ये बात गलत है, ये उसकी योग्यता में नहीं आती और यही पूछा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उस राज्य का निवासी होना नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर केस में यही होता है कि अदर स्टेट का जो राज्यपाल होता है उसी को दूसरे स्टेट में नियुक्त किया जाता है ताकि पारदर्शिता और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हमारा राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। मुझे क्यों लग रहा है कि ये प्रश्न फिर से आएगा आपके 4th ग्रेड में। तो प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो श्री के राधाकृष्णन हमारे मुख्य सचिव थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ये भी हमारा संवैधानिक संशोधन से है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की। मतलब ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ये हमारा जो 7वां संविधान संशोधन था 1956 में हुआ था। इसके तहत ये बताया गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राइट आंसर अपना ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ये मुख्यमंत्री से संबंधित है। कथन दे रखा है, राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। यह बात सही है। मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों की सिफारिश करता है राज्यपाल उन्हीं को मंत्री हेतु नियुक्त करता है। कथन 2 है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं। यह बात भी सही। मुख्यमंत्री ही ये बात डिसाइड करता है कि किस उसको कौन सा विभाग, व्यक्ति को कौन सा विभाग दिया जाएगा या उसमें बदलाव किया जाएगा। तो ये दोनों ही बात सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर सभापति कौन थे। तो ऑप्शन डी है हमारा नरोत्तम लाल जोशी जो थे वो हमारी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर सभापति नरोत्तम लाल जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साइंस से संबंधित है और साइंस के ऐसे ही सवाल आएंगे जिस तरीके के इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तो फिर भी बहुत अच्छा लेवल का मतलब पेपर है, तो आपके तो और भी आसान सवाल आने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पाचन तंत्र का अंग नहीं है, यानी कि पाचन तंत्र का कौन सा इसमें से अंग नहीं है। ग्रसनी ये भी पाचन तंत्र का है, ग्रास नली ये भी पाचन तंत्र का अंग है, मलाशय भी है, श्वास नली नहीं है। श्वास नली कैसे होगा, ये तो आपको सांस लेने के काम आती है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन डी। देखो आप आसानी से इसका सवाल आप हल कर सकते हो। तो ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी हमारा साइंस का है। इसी तरीके के साइंस के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, इससे भी आसान विटामिन से, रोग से, ठीक है, पाचन तंत्र से, विटामिन डी किसकी कमी से रोग होता है, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि संक्रामक रोग कौन सा नहीं है। टाइफाइड जो है ये भी एक संक्रामक रोग है, क्षय रोग टीबी बोलते हैं जिसको, ये भी एक संक्रामक रोग है, और हैजा भी संक्रामक। लेकिन कैंसर जो है वो संक्रामक रोग नहीं है, यानी कि एक दूसरे से फैलता नहीं है, वैसा रोग है कौन सा, कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि की जैविक क्षमता का वितरण जो अंततः रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा कर सकता है उसको क्या कहते हैं। तो रेगिस्तान जैसी स्थिति उत्पन्न करने की जो जैविक क्षमता होती है भूमि, उसको क्या बोलते हैं हम, ना तो जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, ना भूमि की हानि, ना जैविक हानि, कुछ को मरुस्थलीकरण बोलेंगे, मरुस्थलीकरण हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, प्राकृतिक पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन को समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी भौतिकी, रासायनिकी और जैविक विशेषता जो होती हैं किसकी, प्राकृतिक पर्यावरण की, जो उसमें अवांछनीय, जो परिवर्तन आप चाहते ही नहीं है ऐसा परिवर्तन हो जाए, तो उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रदूषण बोलते हैं उसको। ठीक है, आपके अपशिष्ट दे रखा है तो वहाँ से ये सवाल बनने की संभावना रहेगी, एक सवाल अपशिष्ट से। ठीक है, तो ऐसे सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है। तो राज्य में जो आपदा
प्रबंधन प्राधिकरण है उसका नेतृत्व कौन करता है? तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसका नेतृत्व करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, उस सुपर चक्रवात का नाम पहचाने जिसने मई 2020 में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। तो देखो, अधीनस्थ बोर्ड जो है कहीं से भी उठा के प्रश्न डाल देता है। मई 2020 का प्रश्न है और पूछ रखा है 2024 में। ठीक है, तो इस तरीके के मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्लास से देख के जानी है, हो सकता है कोई सा प्रश्न वहाँ पे आ जाए और आपको उसका बेनिफिट मिल जाए अच्छे से। तो मई 2020 में पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था और उड़ीसा में उसको अम्फान कहा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट है 1984 में गैस या फिर रासायनिक दुर्घटना से संबंधित राज्य कौन सा था? तो 1984 में जो भोपाल त्रासदी हुई थी वो कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश में हुई थी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये भी पॉलिटी से है। पॉलिटी के बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मैं कह रहा हूँ आपको यहीं से सवाल मिलेंगे। 5 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से हर एक शिफ्ट में सवाल, इन जो मेरे 20-22 लेक्चर जो आएंगे मॉडल पेपर के लिए, यहीं से आपको सवाल मिलेंगे। साइंस के भी मिल जाएंगे, जीके के मिल जाएंगे, पॉलिटी के मिल जाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से किसी राज्य से एक क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार है? यानी कि मान लीजिए आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है और इससे दूसरा राज्य बनाना है। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239। खूब बड़ा क्षेत्रफल है, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल राजस्थान ही रखता है। तो सरकार चाहती है कि इसका एक राज्य और बना दिया जाए। तो ये कौन कर सकता है ये काम? तो ये काम सिर्फ संसद कर सकती है। संसद के पास ही ये अधिकार है एक राज्य से दूसरा राज्य बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान को प्रावहमयी इटैलिक शैली में किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? यानी कि हाथ से किसने लिखा था किसको? हमारे भारतीय संविधान को। मूल जो संविधान था उसको प्रवाहमयी इटैलिक शैली यानी हाथ से किसने लिखा था? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मैं कह रहा हूँ ये प्रश्न आपके किसी न किसी 6 पारियों में से किसी न किसी रिपीट होगा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा बहुत ज़्यादा बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखो पॉलिटी के कितने शानदार क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान सभा ने अपनी पहली यानी 70 बैठक कब आयोजित की थी? जो संविधान सभा थी उसने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी? तो 9 दिसंबर जो है 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, ये आरटीआई से संबंधित है, हो सकता है आरटीआई से भी कोई आपके सवाल आ जाए किसी शिफ्ट में। यदि कोई पीआईईओ अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है तो क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्रवाई लागू होगी? हाँ, यह आरटीआई अधिनियम या उसके तहत किसी नियम के तहत किसी भी अधिकारी की किसी भी कार्रवाई पर लागू हो सकता है। यदि कोई पीईआईओ अनजाने में छूट वाली जानकारी घोषित करता है, ठीक है, तो उसको क्या सद्भावना प्रावधान के तहत कार्रवाई लागू होगी? यानी अगर उसने सद्भावना दिखा करके कोई छूट दे दी है जानकारी में तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई लागू होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, आरटीआई एक्ट कहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? बताइए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो है किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, और जो मरुस्थल है हमारा वो टेथिस सागर का हिस्सा है। कौन से सागर का हिस्सा है? टेथिस सागर का। हमारा जो मरुस्थल है वो टेथिस सागर का हिस्सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है? तो जो हमारा अरावली है वो राजस्थान में जल विभाजक की तरह कार्य करता है। अरावली ऐसे फैली हुई है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है और यह राजस्थान को लगभग 2 भागों में भी बांटती है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। लेटेराइट मिट्टी का बहुत ज़्यादा बार सवाल आता है और लगभग हर पेपर में पूछा गया है लेटेराइट मिट्टी से संबंधित, तो आप इसको तो रट ही लेना। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों से होता है, यह बात सही है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है उसका निर्माण जो क्रिस्टलीय और जो रूपांतरित बदली हुई चट्टानें होती है उनसे हुआ है, ये बात सही है। लोहे की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखती है, ये बात भी सही है। जो लेटेराइट मिट्टी होती है जिसको हम लाल मिट्टी बोलते हैं उसमें लोहे की मात्रा होती है, इसलिए उसको हम लाल दिखती है। ये लेटेराइट मिट्टी यानी जो लाल मिट्टी होती है यह डूंगरपुर, उदयपुर, मध्य तथा दक्षिणी भाग में पाई जाती है, ये बात भी सही है। दक्षिणी राजस्थान जो है जैसे कि दक्षिण पूर्वी सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र, चित्तौड़, यहाँ तक लेटेराइट मिट्टी लाल मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होते हैं। नहीं, जो लाल मिट्टी आपकी होती है लेटेराइट मिट्टी उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की भी कमी पाई जाती है और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है, इसलिए ये इसका सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा है इसलिए अपना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पेड़ को थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। खजूर, बबूल, नीम, खेजड़ी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हम थार का कल्प वृक्ष किसको बोलते हैं, खेजड़ी को बोलते हैं। ठीक है, खेजड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दिलवाड़ा है, माउंट आबू है, गुरु शिखर है या फिर तारागढ़ है। तो गुरु शिखर जो है इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह सिरोही जिले में स्थित है। ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में है, इसकी ऊंचाई 873 मीटर है। और दिलवाड़ा जो है ये राजसमंद में है, इसकी ऊंचाई है 1442 और माउंट आबू सिरोही में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील राजस्थान में है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में, जिसको हम सामर बोलते हैं। और ये सामर झील जो है ये जयपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सांबर। डीडवाना जो झील है वो भी खारे पानी की है और ये नागौर में है। कहाँ पे है, नागौर में। पचपदरा जो है वो बाड़मेर में है, ये भी खारे पानी की है, बाड़मेर में है। लूणकरण जो है ये कि हमारी जैसलमेर में है। कहाँ पे है, जैसलमेर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है। तो 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा हमारा, कोटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा की है। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम पूछे तो आप जालौर की कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को जयपुर से अजमेर तक 6 लेन में उन्नत किया गया। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो उसमें ये सवाल आया था, लेकिन उसमें उल्टा दे रखा था। ठीक है, उसमें ये पूछ रखा था कि कौन सा राजमार्ग को जयपुर से अजमेर वाले को किया गया है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, इसमें उसको बदल दिया। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अगर आपको 5 से 10 क्वेश्चनों का भी फ़ायदा हो गया तो आपकी रैंक ही बदल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी और आपको बहुत अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा फिर। तो इसलिए कहता हूँ कि आप ये जो रिपीटेड प्रश्न हैं अधीनस्थ बोर्ड बार बार पूछता है, करंट के भी है, हर सब्जेक्ट के हैं, तो आप इनको ज़रूर देख के जाएँ। तो स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना है उसके तहत जयपुर से अजमेर तक जो राजमार्ग संख्या 8 है यानी NH 8 है उसको 6 लेन में बदल दिया गया है, 6 लेन कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये 4 लेन था, अब इसको 6 लेन कर दिया गया है। कौन सी योजना के तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा दी गई। तो जो हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है जो शहरों में, ठीक है, उसमें 125 कार्य दिवस का गारंटीकृत कार्य दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान निम्नलिखित में से गाय की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु
के रूप में जाना जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु किसको बोलते हैं? हम राठी को बोलते हैं। ठीक है, राठी गाय की नस्ल है। थारपारकर भी गाय की नस्ल है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। नागौरी नागौर के आसपास, और मालवी जो है कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के आसपास पाई जाती है, ये भी गाय की नस्ल है। तो राइट आंसर अपना ऑप्शन बी होगा, राठी को हम राजस्थान की कामधेनु भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान कृषि विभाग द्वारा की गई पहल है? तो महिलाओं जो किसान हैं उनका सशक्तिकरण करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है, तो कृषि विभाग की एक नई पहल है, वो इनमें से कौन सी है? महिला किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान करना, ये बात सही है। कृषि शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को प्रोत्साहन देना, ये भी सही है। जो लड़कियां कृषि शिक्षा में, जैसे आप एग्रीकल्चर लेते तो उनको एक अलग स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, कॉलेज में अलग, और 12th करते हैं तब अलग मिलती है, तो उसको प्रोत्साहन मिलता है लड़कियों को। ठीक है, महिला किसानों को कीमत पर बीज मिनी किट का वितरण, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सभी महिला किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2 ही सही है हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्थान है जो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान भी करता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संगठन, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान, राष्ट्रीय विकास संस्थान, या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज जो संस्थान है वो भारत में ग्रामीण विकास पर प्रशिक्षण प्रदान करता है और रिसर्च करता है। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रीजनिंग के हैं जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है और हम इनकी चर्चा भी नहीं करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आरटीआई के प्रश्न बहुत हैं इसमें। आरटीआई अधिनियम का कौन सा प्रावधान आवेदनों के हस्तांतरण के बारे में बताता है? तो आवेदन जो है, एप्लीकेशन जो है, उनको हस्तांतरण करने के बारे में कौन सी जो धारा है वो बताती है? धारा 6 और 3। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अधिनियमित किया गया था, तो 15 जून 2005 को आरटीआई एक्ट जो है उसको अधिनियमित किया गया था। कब? 15 जून 2005 को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को मुसलमान रामसा पीर के रूप में पूजते हैं? गोगा जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, देवनारायण जी। तो रामसा पीर के रूप में मुसलमान जो है किसको पूजते हैं? रामदेव जी को। ठीक है, गोगा जी का मंदिर कहाँ है? गोगा जी का मंदिर कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर, और देवनारायण जी का मंदिर है आसिन भीलवाड़ा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उस ख्याल का नाम बताइए जो समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत और नृत्य का सुंदर मिश्रण है। तो ये जो ख्याल है वो आपके जयपुरी ख्याल से संबंधित बातें सारी, समसामयिक समाचार, कविता, संगीत, गीत, नृत्य, ये सभी किस ख्याल में देखने को मिलेगा आपको? वो जयपुरी ख्याल में देखने को मिलेगा। हेला ख्याल जो है ये दौसा और सवाई माधोपुर के आसपास की प्रसिद्ध है। तो कई बार प्रश्न आता है, हेला ख्याल क्या का प्रसिद्ध है? दौसा का, सवाई माधोपुर का। शेखावाटी ख्याल शेखावाटी क्षेत्र में, चूरू, झुंझुनू, सीकर, और यहाँ प्रसिद्ध है दूलिया राणा। शेखावाटी ख्याल के लिए कौन जाने जाते हैं? दूलिया राणा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उस प्रसिद्ध स्वांग कलाकार का नाम बताइए जिसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। तो स्वांग कलाकार कौन से? हम जानकीलाल भांड को जानते हैं। ठीक है, जानकीलाल भांड को स्वांग कला के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। जो फड़ होती है हमारी, उसके कलाकार कौन है? तो श्रीलाल जोशी है, और इनका संबंध है भीलवाड़ा जिले के ये रहने वाले हैं। कौन? श्रीलाल जोशी। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अपना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस 4 खंडों वाले इतिहास वंश भास्कर लिखा गया था? तो वंश भास्कर सूर्यमल मिश्र ने लिखा था। और आप एक बात और याद रखना कि जो
सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर है उसके कितने खंड है? 4 खंड है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, किसने लिखा? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण ने लिखा और 4 खंडों में। नेक्स्ट प्रश्न है एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक का नाम बताइए। काफ़ी बार रिपीटेड है, आप सभी जानते होगी। कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था इसको, एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है सीकर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर है? तो सीकर में रेवासा में हमारी जीण माता जी का मंदिर है। ठीक है, कैला देवी का मंदिर है करौली में, और खाटू श्याम जी का मंदिर आप सभी जानते हैं सीकर में। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है टोंक में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये फिर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। हम जीके के क्वेश्चन, साइंस, कंप्यूटर इनकी चर्चा करेंगे, और करंट के क्वेश्चन जो हैं उनकी, क्योंकि करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, क्योंकि करंट में लिमिटेड ही क्वेश्चन होते हैं जो बनने लायक होते हैं। और देखते हैं, ये रहा, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, इसमें जो सचिन तेंदुलकर है उसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और पिछले पेपर में मैंने आपको बताया था कि जयपुर का जो स्टेडियम है उसमें एक मोम की प्रतिमा बनाई गई थी, किस खिलाड़ी की? विराट कोहली की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो आप सभी को पता है जयपुर में आयोजित किया गया था राइजिंग राजस्थान वैश्विक शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, ये भी करंट से संबंधित है हमारा प्रश्न, गगन शक्ति 2024 अभ्यास भारतीय वायुसेना द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो पोखरण जो क्षेत्र है जैसलमेर में, वहाँ पे गगन शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने आयोजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय कप्तान है या पुरुष या महिला जिसने 2005 और 2017 में भारत को 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल पहुंचाया? तो मिताली राज। तो देखो, अधीनस्थ बोर्ड जो है कहीं का प्रश्न कहीं पूछ लेता है, 2005 में और 2017 में, बताओ वहाँ तक की करंट पूछ रखी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको PYQ जो है पिछले पेपर जो है उनको ज़रूर आपको देख करके जाना चाहिए। अगर तो 1-2 सवाल भी मिल गया तो आपकी, मैं बोल रहा हूँ, रैंक बहुत बदल जाती है एक क्वेश्चन पे ही, 10-10 हज़ार का फ़र्क पड़ जाएगा एक क्वेश्चन सही होने पर ही। तो मिताली राज ने 2 विश्व कप क्रिकेट फाइनल में पहुंचाया था। नेक्स्ट हमारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। यह आपका मोमबत्ती जलाने के दौरान कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन वाला जो टॉपिक है वहाँ से एक सवाल पूछ लिया है। हो सकता है ये किसी भी एग्जाम में आपके में किसी भी शिफ्ट में सीधा का सीधा ही हो जाए। तो मोमबत्ती जलाने के दौरान भौतिक एवं रासायनिक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे जिसमें कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उनको हम अधातु बोलते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम अधातु बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है? तो जो PbO है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसका उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? फोकस पर दर्पण के पीछे। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उत्तल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब हो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, आपको ये दे रखा है टॉपिक प्रकाश वाला, तो संभावना पूरी है कि वहाँ से एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा अगर कोई वस्तु अनंत पर है और उत्तल दर्पण में। नेक्स्ट है, वह लक्षण जो F1PD में स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता उसको हम अप्रभावी लक्षण बोलते हैं। ये जेनेटिक्स से आनुवंशिक से संबंधित है और ये भी आपके साइंस का ही टॉपिक है और पूछ सकता है। तो F1PD में कौन सा लक्षण दिखाई नहीं देता? जो अप्रभावी लक्षण है वही नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट प्रश्न और देख लेते हैं अगर कोई है तो, बाकी आज के मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न बच रहा है।
चलिए अगला पेपर जो है हम कल लेंगे। तो ये प्रयास कैसा लग रहा है आपको? ज़रूर इससे बेनिफिट होगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तो आपको ज़रूर याद आएंगी क्लास। तो ये प्रयास कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कुछ इन्हांस करना हो इन चीज़ों में तो मुझे ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।